और उसके बाद अभी भी अमेरिका के कब्जे में है ईरान का जहाज। कुछ इस तरह से ईरान के जहाज पर कब्जा किया गया। फायर खत्म होने से पहले ही क्या ट्रंप फायर हो गए हैं और जंग की आग को फिर भड़का दिया है। ट्रंप के एक एक्शन से ईरान से पाकिस्तान तक कोहराम मचा है। ईरानी जहाज पर ट्रंप की सेना ने पहले गोलीबारी की और फिर उस पर कब्जा कर लिया। जिस हॉर्मूज पर ईरान कब्जे का दावा करता था, उसी हॉर्मूज पर ट्रंप ने पहले नाकेबंदी का ऐलान किया और अब ईरानी जहाज को दबोच लिया है। अमेरिका के इस कदम से ईरान बहुत गुस्से में है। उसने ऐलान कर दिया है कि अब शांति की बात नहीं, दुश्मन पर बम और ड्रोन हमलों की बरसात होगी। खबर तो यह भी है कि ईरान ने मछली बम बना लिया है और जंग भड़की तो दुश्मन पर चौंकाने वाले हमले को तैयार है। जो हालात हैं, सोचिए बातचीत होने जा रही, उससे पहले ये टेंशन है। लेकिन अमेरिका ने जब ईरान के जहाज पर कब्जा किया, उससे पहले वार्निंग दी थी कि वापस लौट जाओ, लेकिन वो नहीं वापस लौटा। तो उसके बाद ये हुआ। ये वार्निंग की भी तस्वीरें, वार्निंग की भी आवाज है अमेरिकी युद्धपोत से। Motor vessel Toska, vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. मोटर वेसल टोस्का, अपना इंजन कक्ष खाली करें। हम आपको निष्क्रिय करने के लिए फायरिंग कर रहे हैं। ये जो आप सुन रहे थे, ये वो वार्निंग है जो ईरानी जहाज को अमेरिका की तरफ से दी जा रही थी। और इस वार्निंग के बाद क्या हुआ? वार्निंग के बाद अटैक हुआ अमेरिकी वॉरशिप से। ये जो आप देख रहे हैं, ये वॉरशिप गन, इससे हमला हुआ कार्गो पर। अब देखिए जरा अटैक कैसे हुआ, कुछ इस तरह से। ये आप देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए अमेरिकी सेना ईरान के जहाज पर उतर गई। सीजफायर खत्म होने से पहले अमेरिका ने हॉर्मूज के पास यह सबसे बड़ी कार्रवाई की। अमेरिकी कमांडो ने समंदर में ईरानी जहाज पर कब्जा कर लिया। दरअसल ईरान का एक बड़ा मालवाहक जहाज, टोस्का नाम है इसका, यह चीन से आ रहा था। ईरानी झंडा लगा 900 फीट लंबा जहाज बंदर अब्बास की ओर बढ़ रहा था। बंदर अब्बास बंदरगाह है, वो हॉर्मूज के उस रास्ते से बढ़ रहा था जहां अमेरिका ने नाकेबंदी लगा रखी है। अमेरिका ने ईरानी जहाज को वार्निंग दी और कहा 1 मीटर भी आगे मत बढ़ना। 6 घंटे तक अमेरिका ने लगातार वार्निंग दी, ईरानी जहाज ने कोई जवाब नहीं दिया। तो समंदर में तैनात अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस स्प्रूएंस एक्शन में आ गया। वो अमेरिका का यह युद्धपोत एडवांस रडार सिस्टम और बहुत हथियारों से लैस है। इसने फायरिंग शुरू की। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी सुरक्षा और हमले के लिए इसे तैनात किया था। यूएसएस स्प्रूएंस टोमाहॉक जैसी मिसाइलों और MK-45 सुपर गन सिस्टम से लैस होता है। MK-45 सुपर गन यानी तोप 1 मिनट में 20 गोले दाग सकती है। दुश्मन के जहाज, हवाई हमले और जमीन पर टारगेट में इस्तेमाल किया जाता है। एक ऑटोमेटिक गन है और चलाने के लिए इंसान की जरूरत नहीं होती। ईरानी जहाज को रोकने के लिए अमेरिका ने इसी का इस्तेमाल किया। उसके बाद क्या हुआ? अमेरिकी कमांडो ने कहा टॉस्को के इंजन रूम को खाली करो, हम हमला कर रहे हैं। फिर अमेरिकी कमांडो ने 3 राउंड फायरिंग की। समंदर गोलियों की आवाज से गूंज उठा। तोप से दागी गोली सीधे जहाज के इंजन रूम पर लगी और उसकी रफ्तार थम गई। जैसे ही ईरानी जहाज रुका, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर मंडराने लगे और फिर रस्सियों के सहारे कई मरीन कमांडो टॉस्का जहाज पर आ गए। ये अमेरिका की 31वीं मरीन यूनिट के कमांडो थे जो यूएसएस त्रिपोली से आए थे। 3500 मरीन सैनिक के साथ यूएसएस त्रिपोली पिछले 1 महीने से ईरान के पास तैनात है और एक इशारा मिलते ही समंदर में ईरान के बड़े जहाज पर कब्जा कर लिया गया है। यह है पूरी कहानी इस कब्जे की। अब आइए आपको बताऊं
ईरान का जो जहाज है ये कहां से आ रहा था? दरअसल ये चीन से आ रहा था। चीन से ये हॉर्मूज की तरफ जा रहा था, बस वहीं पकड़ लिया गया। ये आप देख रहे हैं मैप, ये हिंद महासागर, वो अरब सागर, ये चीन, और यहां से चला है ये शिप जो आप देख रहे हैं। इसे मूव कीजिए आगे प्लीज। ये यहां से शिप चलना शुरू हुआ और ये आगे बढ़ता हुआ मलेशिया से स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते हुए हिंद महासागर, अरब सागर होते हुए आगे बढ़ाइए इसको, और ये यहां से हॉर्मूज की तरफ जा रहा था। यही ओमान की खाड़ी आप देख रहे हैं, ओमान की खाड़ी पर अटैक हुआ और उसके बाद इसे कब्जे में ले लिया गया है। ये चीन से आ रहा था, इस पर चीन ने भी ऐतराज जताया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ट्रंप और जुल्फागिरी। हमें नहीं पता कि सीज फायर जारी रहेगा या नहीं। शायद हम अब और युद्ध विराम आगे ना बढ़ा पाएं, लेकिन हार्मूज पर हमारी नाकाबंदी जारी रहेगी और किसी ने इसे तोड़ने की कोशिश की तो हमें फिर से बमबारी शुरू करनी पड़ेगी। हर हालत के लिए हम तैयार हैं। दुश्मन के कदम के हिसाब से हमारी रणनीति और एक्शन होगा। हम अमेरिका की आतंकी गतिविधि का मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। अमेरिका ने हमारे जहाज पर हमला और कब्जा कर बहुत बड़ी गलती की है। उनके जहाज में उनके परिवार के भी कुछ लोग थे, इसलिए हमने सीधे हमला नहीं किया, लेकिन ईरान बदला जरूर लेगा। हम अमेरिका से एक एक गोली का हिसाब लेने की कसम खाते हैं। तो आखिर सवाल ये अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका बहुत आक्रामक है। ट्रंप कल 37 पोस्ट कर चुके हैं, अभी फिर पोस्ट कर रहे हैं। देखिए जरा समंदर में एक और हरकत अमेरिका की, ये ड्रग बोट है। 3 ड्रग बोट उड़ा दी है अमेरिका ने। तो अमेरिका ने ईरान का जहाज कब्जे में लिया, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी दावा यह है कि अमेरिका के बहुत खास यूएसएस त्रिपोली पर ड्रोन से अटैक किया है। और उसके बाद देखिए ईरान का जहाज कब्जे में था तो दावा किया गया अपने एक जहाज पर अमेरिका के कब्जे से ईरान आग बबूला है और उसने ओमान की खाड़ी में कई अमेरिकी जहाजों को टारगेट किया है। खबर है कि ईरान ने अमेरिकी जहाजों पर दर्जनों ड्रोन से हमला किया है और इस हमले से अमेरिकी जहाज को कितना नुकसान हुआ यह साफ नहीं है, लेकिन ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी जहाज को कड़ा जवाब दिया है। ईरानी सेना ने कहा है कि हम अमेरिकी जहाज को समंदर में डुबो सकते हैं, लेकिन अमेरिकी जहाज के अंदर क्रू मेंबर के कुछ परिवार वाले भी थे, इसलिए हमने अभी तक सिर्फ ड्रोन हमलों से एक तरीके से चेतावनी दी, लेकिन हम इसका बदला लेने और पलटवार करने की कसम खा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने युद्ध विराम तोड़ा है और समंदर में डकैती की है। अगर ट्रंप ने फिर धमकी दी और ईरान के पावर प्लांट को निशाना बनाया तो हम भी अमेरिका और उसके दोस्तों के खिलाफ कड़ा कदम उठाने से चूकेंगे नहीं। खाड़ी देशों के तेल केंद्र और उनके पाइपलाइन पर भी हम हमला कर देंगे। ईरान इससे पहले भी सऊदी और यूएई में कई ऑयल सेंटर पर हमला कर चुका है, तो क्या ईरान फिर से मिडिल ईस्ट में बड़े हमले की तैयारी कर रहा है? सवाल यह है कि हालात ऐसे बन रहे हैं कि स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। सुनिए जरा ईरान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। देखिए अभी तक जब मैं यहाँ हूँ हमारे पास बातचीत के अगले दौर के लिए कोई योजना नहीं है और इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हमें हार्मूज में उनकी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा, जिसे अमेरिका ने नौसैनिक नाकाबंदी करार दिया है। अभी कुछ घंटों में आपने देखा कि एक ईरानी जहाज पर हमला किया गया। ये सभी घटनाएं युद्ध विराम का स्पष्ट उल्लंघन मानी जाती हैं। जब ईरान ने सेकेंड राउंड में आने से मना कर दिया है, फिर एक बड़ा सवाल चिन्ह पैदा हो गया है। ये जो वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेके अमेरिका शायद कुछ ऐसे डिमांड्स रख रहे हैं जिसको कि चर्चा में ईरान उसका संज्ञान ले नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके अपने नेशनल सिक्योरिटी की इश्यूज हैं। अमेरिका शायद चाह रहा है कि ईरान जो है अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम संपूर्ण तरह से जो है रोल बैक। ऐसे शायद कई मुद्दे हैं जिसमें कि आम सहमति बन नहीं पा रही है। अब देखिए बातचीत को लेकर सस्पेंस है, क्या ईरान इस बैठक में शामिल होगा? सवाल यह है। अमेरिका ईरान में दूसरे राउंड की बातचीत को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। ट्रंप ने पहले कहा था कि वो खुद इस्लामाबाद जा सकते हैं,
लेकिन हॉर्मूज में गतिरोध के बाद स्थिति बदल गई। जेडी वेंस की अगुवाई में ईरान से इस्लामाबाद में बातचीत की तैयारी है। इसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से तैयारी पूरी हो गई है, इसका दावा किया गया है। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर को लेकर भी ईरान दौरे पर थे। अभी बातचीत में गतिरोध के बाद मुनीर ने ट्रंप को फोन लगाया। मुनीर ने ईरान का स्टैंड अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने रखा। मुनीर ने कहा हॉर्मूज में नाकेबंदी से बातचीत में बाधा आ रही है। इस पर ट्रंप ने मुनीर से कहा हम इसको देखेंगे। दोनों देशों के बीच 2 हफ्ते का सीजफायर हुआ। अमेरिका ईरान में 22 अप्रैल तक सीजफायर है, मतलब सीजफायर खत्म होने में अब 48 घंटे से कम बचा है। ऐसे में अगर बात नहीं बनती है तो एक बार फिर जंग के आसार है। पाकिस्तान की कोशिश के बावजूद ईरान के शामिल होने पर सस्पेंस है इस बैठक में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेडी वेंस पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति, ईरान की सरकारी मीडिया ने कहा है कि ईरान बैठक में शामिल नहीं होगा। इसके बाद बैठक को लेकर ईरान सरकार का भी बयान आया कि अमेरिका से बातचीत पर अभी ईरान ने कोई फैसला नहीं लिया है, मतलब वो बैठक में शामिल होगा या नहीं इस पर फैसला नहीं हुआ है। पहले दौर की बातचीत के दौरान भी इसी तरह का सस्पेंस बना हुआ था। इसको लेकर ट्रंप ने ईरान को सीधी वार्निंग दी थी। ट्रंप ने इसे ईरान के लिए आखिरी मौका बताया था और समझौते पर साइन नहीं किया गया तो ईरान तबाह हो जाएगा, ये तक कहा था। तो जेडी वेंस खबर यह है कि कल पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। इस बीच एक और तस्वीर आपको दिखाऊं कि जो बात मुनीर ने कही, मुनीर ने कहा ट्रंप से फोन लगाकर कि आप हॉर्मूज को ब्लॉक मत करें, लेकिन ट्रंप उसे ब्लॉक कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं एक और यूएसएस गिराल्ड अमेरिकी युद्धपोत, वो भी रवाना कर दिया है हॉर्मूज की तरफ। अमेरिका की कोशिश है पूरे समंदर की नाकेबंदी। अमेरिकी वॉरशिप किसी भी जहाज को देख रहे हैं उसे वार्निंग दे रहे हैं, यहां से नहीं निकल सकते हो। सुनिए। United States warship 115. You are entering the area of a military blockade. This blockade of Iranian port will be enforced and applies to all vessels regardless of flag. Any vessel with further intent to enter or exit an Iranian port will be subject to the right of visit and search in accordance with international law. If you attempt to run the blockade, we will compel compliance with force. Over. ये संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्धपोत 115 है। सैन्य नाकाबंदी वाले क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यदि नाकाबंदी ईरानी बंदरगाहों पर लागू होगी, चाहे उनका इरादा ईरानी बंदरगाह तक पहुंचने का हो या फिर ना हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार निरीक्षण और तलाशी का अधिकार लागू होगा। यदि आप नाकाबंदी तोड़ने का प्रयास। तो आप देख रहे हैं अमेरिका के युद्धपोत क्या कर रहे हैं। अमेरिका ने 1 दर्जन से ज्यादा युद्धपोत और डिस्ट्रॉयर उतार दिए। ये आप देख रहे हैं, ये है यूएसएस गिराल्ड R4। ईरान की घेराबंदी के लिए गिराल्ड पश्चिमी एशिया में वापस आ गया है। दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत लाल सागर में उतरा है। यह युद्धपोत 25 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। इसमें 75 से ज्यादा F-18 जैसे फाइटर विमान तैनात हो सकते हैं। लाल सागर से पहले 1 महीने तक भूमध्य सागर में तैनात था। यूएसएस गिराल्ड परमाणु संचालित विमान वाहक युद्धपोत है और अमेरिका के कई अहम मिशन में गिराल्ड वॉरशिप शामिल रहा है। वेनेजुएला में हमले और मादुरो की गिरफ्तारी में भी शामिल था और अब ईरान पर दबाव बढ़ाने में फिर मिडिल ईस्ट में आ गया है। तो अकेले गिराल्ड नहीं है, ये आप देख रहे हैं, ये है यूएसएस अब्राहम लिंकन। अरब सागर में अब्राहम लिंकन पहले से तैनात है। अमेरिका का खास युद्धपोत हॉर्मूज के पास तैनात है और इसके साथ 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स का बेड़ा मौजूद है। ये चलते फिरते एयरबेस की तरह काम करता है। 40 से ज्यादा फाइटर जेट, 7000 सैनिक तैनात हो सकते हैं। अब्राहम लिंकन पर ईरान ने कई बार ड्रोन अटैक की कोशिश की है, लेकिन लिंकन ने अपनी मिसाइल और डिफेंस से हर हमले नाकाम कर दिए। अगला देखिए जरा, यह है यूएसएस जॉर्ज W.H.W. बुश। मिडिल ईस्ट में ट्रंप का अपना तीसरा बड़ा युद्धपोत है। ये समंदर में अमेरिका के नए दैत्य का नाम है यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश। ये अमेरिकी युद्धपोत किसी देश की सेना को अकेले तबाह कर सकता है। इस पर F-35 जैसे 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। यह खतरनाक परमाणु पनडुब्बी और क्रूज मिसाइलों से लैस है। करीब 6000 अमेरिकी सैनिकों का काफिला भी इसमें तैनात होता है। साथ ही मल्टीलेयर सिक्योरिटी और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। 1200 किलोमीटर तक दुश्मन के हर तरह के हमले को नाकाम कर सकता है। इस पर 2 परमाणु रिएक्टर लगे और बिना ईंधन के 20 साल तक चल सकता है, यह खासियत है। अब देखिए,
ट्रंप ने चारों तरफ नाकेबंदी कर दी है, ब्लॉक कर दिया है हॉर्मूज को। और उसके बाद देखिए क्या है, तस्वीर में आपको दिखाऊं, जो ईरान एम्बेसी ने ट्वीट की है वो ट्रंप को बना दिया है आइंस्टीन कह लीजिए शिक्षक, और देखिए बोर्ड पर क्या लिख रहे हैं, ब्लॉक प्लस ब्लॉक इज इक्वल टू अनब्लॉक। यानी कभी वो कहते हैं ब्लॉक है, कभी कहते हैं अनब्लॉक है, फिर कहते हैं ब्लॉक है। उनका मजाक उड़ाया इस तरह से इस नक्शे में कि ट्रंप आखिर कर क्या रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा। दुनिया की नजर ट्रंप की हरकतों पर भी है, क्या कुछ कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी। देखिए, फौज के अंदर तो ये एक रिक्वायरमेंट होती है कि आप पता करो दुश्मन कमजोर कहाँ है, क्योंकि दुश्मन दिखाना ही नहीं चाहता। जहाँ वो कमजोर होता है वो दिखाता है कि वो बहुत स्ट्रांग है, जहाँ वो बहुत स्ट्रांग है वो दिखाता है कि वो कम स्ट्रांग है। इसके लिए जो अमेरिका की आर्मी है उससे तो डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि ट्रंप साहब जिस तरह की बातें करते हैं उनसे कोई पता लगा ही नहीं सकता कि एक्चुअली ये क्या करने वाले हैं। इसी को तो डिसेप्शन, सरप्राइज कहते हैं, इसी को तो षड्यंत्र या झूठ कहते हैं। अब देखिए जरा, ट्रंप ने अपने हथियार उतार दिए हैं, तो दूसरी तरफ ये आप देख रहे हैं ईरान ने भी अपनी वो मिसाइल निकाल ली है, वो मिसाइली बेड़ा निकाल लिया है जो अब तक दुनिया के सामने नहीं था। इस जंग में ईरान के वो हथियार सामने आए हैं जिसके बारे में दुनिया को पता नहीं था, खासतौर से अमेरिका को और इजराइल को। यह है ईरान की मिसाइल सेजल 2, और दावा है कि अब ईरान सेजल 2 का भी इस्तेमाल कर सकता है। इसे मछली बम भी कहते हैं। जो सेजल 1 है उसे नाग बम कहते हैं और सेजल 2 को मछली बम कहते हैं। और आइए आपको बताऊं क्या खासियत है इसकी। यह है सेजल 2 मिसाइल। सीजफायर टूटा तो ईरानी मछली बम सामने आ जाएगा और इससे कहर बरपाएगा। खबर है कि ईरान ने अपने हथियारों में नई ताकत जोड़ी है। मछली बम से अमेरिका इजराइल को गहरे घाव देने की तैयारी में। दावा है मछली बम ईरान की सेजल 2 का ही एक अपडेटेड वर्जन है। ईरान की इस खतरनाक मिसाइल की रेंज करीब 2500 किलोमीटर है। अगर नतांज से इसे दागा जाए तो सिर्फ 7 मिनट में तेल अवीव पहुंच सकती है। ईरान की सेजल 2 मिसाइल को डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है, क्योंकि यह मिसाइल घूम घूम कर लहराते हुए टारगेट पर वार करती है। सेजल 2 मिसाइल रडार को चकमा देने में माहिर है। इजराइल के आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम भी इसे भेद नहीं पाए, इसे रोक नहीं पाए। पिछले दिनों ईरान ने यूएई और कुवैत में अमेरिकी बेस पर इसे दागा था और इस मिसाइल ने अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा दिया था। खबर यह है कि ईरान ने सेजल 2 को और खतरनाक बना दिया है। हवा में गोता लगाते हुए यह दूर से मछली के जैसे दिखाई देती है और जब तक दुश्मन या उनका डिफेंस सिस्टम समझ पाता है तब तक ईरान की यह मिसाइल अपने टारगेट को तबाह कर देती है। यानी मछली बम से ईरान अमेरिका इजराइल को परेशान कर सकता है। इसी तरह आपने देखा यह है उसकी खासियत सेजल 2, जिसे मछली बम कह रहे हैं। एक नया किस्म का हथियार है। ईरान के हथियारों का लोहा दुनिया मान रही। एक और हथियार है, वो हथियार है शाहेद ड्रोन। शाहेद ड्रोन ने अमेरिका और इजराइल को परेशान कर दिया कि यूक्रेन की मदद लेनी पड़ गई। आज उस शाहेद ड्रोन को पिंक कर दिया गया है और जश्न मना रही है महिलाएं। अब देखिए जरा, ईरान के जो छिपे हुए हथियार हैं उनके बारे में बहुत से दुनिया के एक्सपर्ट्स भी नहीं जानते। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एक्सपर्ट अनुपम तिवारी। ईरान सेजल 1 बना सकता है, सेजल 2 बना सकता है, उसको वो अपग्रेड भी कर सकता है, इतनी काबिलियत उनके अंदर है। और डांसिंग फिश जैसी मिसाइल, उसको अगर ईरान अपग्रेड करता है और घातक बनाता है, हालांकि वो पहले से ही बहुत घातक है, तो ईरान के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। 13 से 14 मैक की स्पीड से चलने वाली ये मिसाइल पहले ही 2000 से 2500 किलोमीटर रेंज तक मार करती है। सॉलिड फ्यूल से ये चलती है, यानी कि इसका जो फ्लाइट पैटर्न है और जो इसका पूरा पाथ है वो अलग अलग तरह से प्रोग्राम किया जा सकता है। और यही वजह है कि अगर इसको अपग्रेड किया गया तो ईरान की ताकत और बढ़ जाएगी। और युद्ध का एक दूसरा मैदान भी है, ईरान, इजराइल और लेबनान का मैदान।
ये लेबनान की तस्वीरें हैं। गोलों की आवाज रुक गई है तो उसके बाद लोग जश्न मना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ लेबनान का हाल क्या है, हश्र क्या है, ये एरियल व्यू देखिए जरा, ऊपर से तस्वीर देख रहे हैं, चारों तरफ तबाही नजर आएगी आपको। तो ये इजरायली हमले में जो तबाह हुई इमारतें, उनकी तस्वीर आप देख रहे थे। इजराइल के जवानों पर, सैनिकों पर आरोप पहले भी लगते रहे कि यह तस्वीर है जिसमें आप देख रहे हैं ईसा मसीह की मूर्ति है, जिसे इजराइल के जवान ने तोड़कर गिरा दिया है। और दूसरी तरफ अब यह दावा कर रही है इजराइल की सेना कि उन्होंने नया नक्शा जारी किया है। इस नए नक्शे में अगर आप देखिए ध्यान से, जो पूरा लाल घेरा आप देख रहे हैं, नीचे जो डार्क ग्रे देख रहे हैं, ये है इजराइल, और उसके आगे जो फैलाव आप देख रहे हैं लाल घेरे का, ये लेबनान का वो पूरा हिस्सा है जिस पर इजराइल ने अब तक कब्जा कर लिया, यानी इजराइल की सेना यहां तक पहुंच चुकी है। इजराइल ने ये नया नक्शा जारी किया है। इस नए नक्शे में आखिर क्या है, लेबनान का कितना हिस्सा कब्जा चुका है इजराइल, ये है वो नया नक्शा। लेबनान से इजराइल के बीच, सीजफायर के बीच इजराइल ने यह मैप जारी किया है। इसमें दक्षिणी लेबनान से में इजरायली सेना की तैनाती दिख रही है। ये जो आप स्पॉट देख रहे हैं, यहां तैनाती है। मैप के मुताबिक लेबनान के कई गांवों पर इजराइल के ने कब्जा कर रखा है और इस नक्शे में इजरायली सैनिक लेबनान के अंदर इलाके में दिख रहे हैं। सीमा से 5 से 10 किलोमीटर अंदर तक का इलाका इजरायली कब्जे में है, यानी इजराइल लेबनान में 5 से 10 किलोमीटर अंदर तक घुस चुका है। दक्षिणी लेबनान में एक बफर जोन इजरायली सेना ने बनाया है। दावा है इजरायली सेना इस इलाके को खाली नहीं करेगी। इजराइल इस इलाके में घरों और बिल्डिंग्स को गिरा देगा। इजराइल ने इसकी तुलना गाजा पट्टी में हुई कार्रवाई से की है। साथ ही हिजबुल्लाह को लेकर इजराइल ने चेतावनी दी है, हिजबुल्लाह के किसी भी सदस्य को इजरायली सेना बख्शेगी नहीं। सीजफायर के बीच भी इजराइल ने यह शर्त रखी थी जिसके मुताबिक हिजबुल्लाह के खिलाफ उसका ऑपरेशन जारी रहेगा। अब इस मैप के जरिए इजराइल ने लेबनान का नक्शा बदल दिया है। इजराइल के इस कदम से मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलता दिख रहा है और इजराइल के इस नक्शे को लेकर तेहरान से लेकर बेरूत तक खलबली मची हुई है। इससे भविष्य में इजराइल की उत्तरी सीमा पर हमला करना संभव नहीं होगा। इजराइल की लितानी नदी के दक्षिण इलाके पर कब्जा किया गया। यह इलाका ईरान के मोहरा हिजबुल्लाह का गढ़ है और यहां हिजबुल्लाह के लड़ाके सुरंग और बंकर बनाकर सालों से बैठे हैं। यहीं से इजराइल के शहरों पर रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलें और ड्रोन दागे जाते हैं। लेबनान और सीरिया ने इजराइल के इस नक्शे को मंजूरी नहीं दी है। सुनिए जरा ईरान के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं और तुर्की के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। दुश्मनों को साइंस और सभ्यता से दिक्कत है। अगर यूनिवर्सिटीज नहीं होती तो मिसाइलें भी नहीं होती। वे जानते हैं कि अगर देश को अपने पैरों पर खड़ा होना है तो वैज्ञानिक ही बदलाव ला सकते हैं। इजराइल की सीमा में परिवर्तन सिर्फ तुर्की की समस्या नहीं है, ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा है। इलाके के सभी मुस्लिम देश इसको लेकर बेहद चिंतित हैं। तुर्की अपनी सरहद की सुरक्षा करने में सक्षम है। अब आपको बताऊं कि इजराइल ने लेबनान पर कब्जा किया है। लगभग 10 किलोमीटर का इलाका दक्षिणी लेबनान का यह हिस्सा है। इजराइल पर यह आरोप लगते रहे वो दूसरे देशों पर कब्जे करता है, ये उसकी नीति का हिस्सा है। पहले भी इस बारे में मैंने आपको बताया। ये जो नक्शा जो इससे पहले मैंने आपको बताया, इस नक्शे में देखिए इजराइल का जो नक्शा आप देख रहे हैं, उसके बाद लाल घेरा जो आगे फैल रहा है, उस लाल घेरे के पीछे मकसद है दुनिया के अलग अलग देशों पर कब्जा, जिसमें खासतौर से मिस्र से लगी हुई नील नदी से लेकर और यहां इराक के यूफ्रेटिस नदी तक। ये उनकी नीति का हिस्सा है कि उन्हें अपने देश का विस्तार यहां तक करना है। यह बाकायदा कहा जाता है और दावा किया जाता है कि उनकी धार्मिक किताब में भी लिखा हुआ है। क्या यह सच है? बड़ी बात यह है इसके पीछे का आखिर मकसद क्या है।
ग्रेटर इजराइल यानी यहूदियों का एक ऐसा बड़ा देश जो इजराइल और उसके आसपास के देशों से मिलकर बना हो। लेबनान का हिस्सा भी उसमें शामिल है। ऊपर देख रहे हैं आप फिलिस्तीन, गाजा, और ऊपर देखिए लेबनान का हिस्सा भी उसमें, और लेबनान के हिस्से पर कब्जा हो चुका है जो मिस्र में नील नदी से इराक में यूफ्रेटस नदी तक फैला हो, और जिसमें फिलिस्तीन, लेबनान और जॉर्डन के साथ साथ सीरिया, इराक, मिस्र और सऊदी अरब के बड़े हिस्से शामिल हो। यही ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट नेतन्याहू का भी सपना है, इसलिए नेतन्याहू इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कहा यह जा रहा है नेतन्याहू ने लेबनान से इस पर तेज काम शुरू करवाने को कहा है। जंग के बीच इजराइल की सेना लेबनान के अंदर घुसती चली गई। इजराइल ने खुद लेबनान में 10 किलोमीटर अंदर घुसने का दावा किया। इतना ही नहीं, नेतन्याहू की सेना ने कई गांवों पर भी कब्जा कर लिया, और इसकी वजह से वहां रहने वाले कई लेबनानी पलायन कर गए। जिन इलाकों पर इजराइल की फौज कब्जा करती जा रही है, इजराइल वहां पर लगातार बफर जोन बनाता जा रहा है, यानी लेबनान में घुसकर उन्हीं की धरती से आईडीएफ युद्ध लड़ेगी। इजरायली सेना पहले ही सिनाई, वेस्ट बैंक, गाजा के कई इलाकों पर कब्जा हो चुका है। अब लेबनान की धरती कब्जा कर इजराइल वो प्रोजेक्ट पूरा कर रहा है जिसका जिक्र हिब्रू बाइबल में यहूदियों की भूमि के नाम से 19वीं सदी में यहूदी विद्वान थियोडोर हर्जल ने इस विचार को रखा था, और 1967 के बाद से इजराइल में ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट खूब लोकप्रिय हुआ है। पिछले दिनों खुद जो मंत्री हैं नेतन्याहू के, उन्होंने भी इस ग्रेटर इजराइल की बात की थी। सुनिए जरा, अब आपको सुनवा रहा हूं प्रोफेसर असलम खान क्या कह रहे हैं। ग्रेटर इजराइल का मतलब क्या है? आमतौर पे ये जो है इजराइल का क्षेत्र जो है वो जो अभी करंट उसकी जो बॉर्डर्स हैं उसका एक्सपेंशन है। इसके अंदर जो है मुख्य रूप से जो है जो एरियाज हैं उसमें जो विवादित क्षेत्र जैसे वेस्ट बैंक है, गाजा है और ईस्ट जेरूसलम है, ये उसके कंट्रोल पे जो है पूरा सेंटर्ड है। और इसमें जो कुछ लोग ऐसे इससे ही बड़े जो पड़ोसी देश के हिस्से हैं उसको जोड़ने की बात करते हैं। और अब जिस तरीके से वेस्ट बैंक में सेटलमेंट हो रहे हैं तो एक नेचुरल एक परसेप्शन डेवलप हो रहा है कि क्या ये ग्रेटर इजराइल की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ खबर यह है कि ईरान में जो पावर है, जो ताकत है, वो मुश्तबा के बाद अगर किसी शख्स के पास है तो वो है वहीदी। इन्हें आप देख रहे हैं, आईआरजीसी को संभाल रहे हैं इस वक्त वहीदी। वहीदी कौन है और कितने ताकतवर हैं ईरान में, ये आपको बताता हूं। ईरान में सत्ता पर कंट्रोल को लेकर यह नया दावा किया गया है। ईरान की धार्मिक सेना आईआरजीसी ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। आईआरजीसी के चीफ हैं अहमद वहीदी, हर बड़े फैसले ले रहे हैं। तेहरान की सेना और बातचीत करने वाली टीम पर हर फैसला ले रहे हैं वो। न्यूयॉर्क पोस्ट ने इसको लेकर खुलासा किया है। वहीदी और उनके करीबी लोगों ने देश की कमान अपने हाथ में ले ली है। वहीदी अब मुश्तबा खमनेई के बाद ईरान के सबसे बड़े नेता बन गए। ईरान में अब बड़े फैसले वहीदी ही ले रहे हैं, और वहीदी का दबदबा विदेश मंत्री अराक्ची और संसद प्रमुख से भी ज्यादा है। अराक्ची ने हॉर्मूज पर ट्रंप सरकार की बात मान ली थी, लेकिन वहीदी ने नाकेबंदी के जवाब में हॉर्मूज को बंद रखने पर जोर दिया है। वहीदी को ईरान की सुरक्षा परिषद के सचिव का भी समर्थन हासिल है। अमेरिका बार बार ईरान में सत्ता परिवर्तन का दावा कर रहा है। ट्रंप ने कट्टरपंथियों को सत्ता से हटाने का दावा किया था। अयातुल्लाह खमनेई के मारे जाने के बाद मुश्तबा को कमान मिली, लेकिन मुश्तबा के घायल होने की खबरें सामने आई। साथ ही सार्वजनिक मंच पर जंग के दौरान दिखाई भी नहीं दिए अब तक। सुनिए जरा, इस पर भी नजर इजराइल की भी है और अमेरिका की भी। नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? इस वक्त हमारे सामने कई चुनौती हैं। हम अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ईरान ने पूरी दुनिया को आतंकित करके रखा है, जो इसराइल को तबाह करना चाहता है। ईरान अमेरिका को झुकाना चाहता है, पश्चिम सभ्यता को खत्म करना चाहता है। हमने जंग के मैदान में कई सफलताएं हासिल की हैं, और अभी ये खत्म नहीं हुआ है। किसी भी वक्त हम कुछ और बड़ा हासिल करेंगे। और दुनिया में जंग हो रही है, शांति वार्ता हो रही है, तेल गैस से भी दुनिया के देश जूझ रहे हैं। इस बीच भारत के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल सऊदी अरब के दौरे पर हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, सऊदी अरब के दौरे पर हैं एनएसए। इससे पहले यूएई के दौरे पर भी जा चुके हैं भारत के मंत्री। इसके पीछे आखिर कारण यह है कि भारत अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। एक बार एक जंग से भारत ने नजीर ले ली है कि हमें अब अपनी तैयारी आगे की पूरी रखनी है। हॉर्मूज में टेंशन के बीच एनएसए अजीत डोभाल सऊदी अरब के दौरे पर है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान के साथ मुलाकात की उन्होंने। विदेश मंत्री के साथ ऊर्जा मंत्री और सऊदी के एनएसए के साथ भी मिले।
दोनों देशों के रिश्ते, मिडिल ईस्ट के हालात और आपसी हितों पर बात हुई है। डोभाल की यात्रा पर का सबसे बड़ा फोकस ऊर्जा और सुरक्षा है। भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से पूरा करता है। भारत सऊदी अरब से ऊर्जा और औद्योगिक कच्चे माल का आयात करता है। सऊदी अरब से भारत करीब 20% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। पेट्रोलियम गैस और हाइड्रोकार्बन भी सऊदी अरब से खरीदता है। कृषि के लिए उपयोग होने वाले रसायन भी सऊदी अरब से लेता है। कच्चा तेल, एलपीजी, हॉर्मूज के रास्ते भारत आते हैं। ऐसे में इस बैठक में दूसरे विकल्पों पर भी बातचीत हुई है। अमेरिका ईरान में तनाव के बीच डोभाल का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है।